मेरे सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लियन ज्ञान विथ आर.के. जी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक विशेष विधा और उनसे संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, जो कि साहित्य की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्लेषण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम हिंदी व्यंग्य और हरिशंकर परसाई जी के बारे में बात करेंगे। तो हिंदी व्यंग्य और हरिशंकर परसाई जी के बारे में बात करने से पहले हम व्यंग्य के बारे में देख लेते हैं। व्यंग्य तो आप जानते ही हैं। व्यंग्य एक क्या है, साहित्य की गद्य विधा के अंतर्गत एक विधा है। अलग अलग प्रकार की विधाएं होती है गद्य में, जैसे जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, डायरी, है ना, और आदि होती है ना, जिसमें से व्यंग्य एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में हमारे सामने आती है। और व्यंग्य को महत्वपूर्ण बनाने का श्रेय केवल एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है, जिसका नाम है हरिशंकर परसाई जी। आपने अपने कोर्स में परसाई जी की रचना को पढ़ा होगा। व्यंग्यात्मक रचनाओं के द्वारा वे समाज में जो अनुचित होता है उसके प्रति वे कटाक्ष करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम परसाई जी के हिंदी के प्रमुख व्यंग्य लेखक होने के पीछे कारण को जान सकेंगे। साथ में इनके लेखन में जो सामाजिक दायित्व बोध विद्यमान है उसको भी जान पाएंगे, और ये लिखते कैसे हैं इनकी प्रक्रिया से हम वाकिफ़ होंगे। साथ ही इनकी जो व्यंग्य प्रधान भाषा है और इनकी भाषा की गंभीरता है उससे परिचित हो सकेंगे। और एक चीज़ और जानेंगे इसके माध्यम से कि मनुष्य और समाज को बेहतर बनाने की प्रवृत्ति परसाई जी के लेखन में किस तरह से पाई जाती है। इन सभी का जवाब आज हमारे वीडियो लेक्चर में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना को। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के उन महत्वपूर्ण लेखकों में से एक है जिन्होंने आज़ादी के पश्चात अपने गंभीर व्यंग्य लेखन से न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, वरन उसे एक नई दिशा भी प्रदान की है। मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति इनकी अटूट आस्था होने के कारण हरिशंकर परसाई जीवन पर्यंत मुक्तिबोध जी को, अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध जी को अपना सच्चा गुरु मानते रहे हैं। दोस्तों, आप मार्क्सवादी विचारधारा को जानते ही हैं। इसके जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो इनकी विचारधारा यह रहती है कि इसने समाज को दो वर्गों में बांटकर देखा है, एक शोषक और दूसरा शोषित। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि इनकी जो विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा, इससे परसाई जी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और ये भी यही मानकर चलते हैं कि जो उच्च वर्ग वाले होते हैं वो सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं। और इन्हीं जो है विचारधारा के प्रति इनकी अटूट आस्था है। इन्होंने अपने असंख्य निबंधों, कहानियों, सवाल जवाबों एवं स्तंभ लेखन के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्र भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विसंगतियों को अपने लेखन का माध्यम बनाया। अपने लेखन के माध्यम से परसाई जी ने हिंदी के पाठकों को राजनैतिक दृष्टि से सचेत बनाने में भी अपना गंभीर योगदान दिया है। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के ऐसे पहले लेखक हैं जिन्होंने जीजा साली मारका हास्य नाम से एक व्यंग्य लिखा और इस व्यंग्य को अलग किया और उसे एक नया तेवर प्रदान किया। हरिशंकर परसाई जी के हिंदी साहित्य में आगमन से पूर्व हम देखें
तो व्यंग्य के नाम पर केवल हास्य व्यंग्य का ही प्रचलन था, इसकी परंपरा थी और सभी जगह यही चलती थी। हास्य व्यंग्य के नाम पर G.P. श्रीवास्तव, डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी, गोपाल प्रसाद व्यास, बेढब बनारसी जैसे लेखकों का ही अधिक बोलबाला चलता था। ये जो लेखक हैं, इन लेखकों का सर्वाधिक प्रिय विषय था जीजा साली और पति पत्नी मार का हास्य व्यंग्य, जिनमें हास्य व्यंग्य के नाम पर केवल घिसे पिटे हास्य का ही बोलबाला अधिक था। लेकिन हरिशंकर परसाई जी ने जीवन के और समाज की विडंबना तथा करुणा को अपने लेखन का आधार बनाया एवं हिंदी व्यंग्य को एक नई दिशा प्रदान की। आज़ादी के पश्चात भारत की विसंगतियों को जितना अधिक हरिशंकर परसाई जी ने जाना और समझा है, उतना हिंदी के किसी अन्य लेखक ने नहीं जाना। परसाई ने इन्हीं विसंगतियों को अपने लेखन का विषय बनाया। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मसलों पर अपनी रचनाओं के माध्यम से परसाई जी ने गंभीर सवाल खड़े किए तथा हिंदी के विशाल पाठक वर्ग को अपने देश और समाज के बारे में सोचने के लिए विवश किया। हिंदी गद्य के ठाठ को हरिशंकर परसाई ने अपने लेखन के माध्यम से पुनः प्रतिष्ठित किया है। हरिशंकर परसाई का गद्य रुदन और गाल फुलाने वाला गद्य नहीं है, बल्कि एक नए तेवर लिए, एक नए मिजाज और दूर तक मार करने वाली मिसाइल की तरह का गद्य है। इसलिए हरिशंकर परसाई का गद्य हिंदी पाठकों को झकझोर कर रखने वाला गद्य है। इनके व्यंग्य को आप पढ़ेंगे तो इनका व्यंग्य तो रहता है, लेकिन व्यंग्य से अधिक भी कुछ कहता है। तो हरिशंकर परसाई समाज के प्रति अपने दायित्व को एक सजग लेखक की भांति समझते थे, इसलिए वे समाज की विसंगतियों पर अपने व्यंग्य के माध्यम से प्रहार करने से नहीं चूकते। इसके लिए उन्होंने अनेक बार कीमत भी चुकानी पड़ी है। उन्हें सांप्रदायिक संगठनों का कोपभाजन बनना पड़ा। हरिशंकर परसाई स्वतंत्र लेखन को ही सर्वोपरि मानते थे, इसलिए वे जीवन पर्यंत उन्होंने कभी भी कोई भी नौकरी स्वीकार नहीं की। उस समय जब दिल्ली हिंदी साहित्य का गढ़ बना हुआ था और तमाम पत्रकार, लेखक दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे थे, हरिशंकर परसाई ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही रहते हुए अपने लेखन से दिल्ली के गढ़ को भी चुनौती देने में संकोच नहीं किया। परसाई जी ने जबलपुर से ही वसुधा नामक स्तरीय साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया और संपादन किया और लंबे समय तक इसका प्रकाशन चलता रहा। हिंदी लघु पत्रिकाओं के इतिहास में वसुधा जो पत्रिका है, इसका एक अपना अलग ही महत्व है। हिंदी व्यंग्य परंपरा के जनक और अग्रज लेखक हरिशंकर परसाई के समग्र अवदान का विवेचन तथा मूल्यांकन ही इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य है, जिससे हम जान सकेंगे कि हरिशंकर परसाई हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हैं तथा हिंदी व्यंग्य साहित्य में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखते हैं हरिशंकर परसाई जी के लेखों में किन किन चीज़ों का समावेश है। सबसे पहले समाज को लेकर इनकी रचनाएं किस तरह मुखर हैं, इनको देखते हैं। हरिशंकर परसाई के लेखन का सर्वाधिक प्रिय विषय भारतीय समाज है। अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने समाज की विसंगतियों पर सर्वाधिक प्रहार किए हैं। अकाल उत्सव नाम की जो व्यंग्य है, इसको हरिशंकर परसाई का ही एक ऐसा निबंध है जो देश या प्रदेश में अकाल पड़ा हो तो गरीबों की स्थिति सर्वाधिक दयनीय हो जाती है, लेकिन दूसरी ओर व्यवस्था का जो प्रपंच है, इसके चलते कुछ लोग इसे उत्सव की तरह मनाते हैं। कुछ अधिकारी कर्मचारियों के लिए यह उत्सव की तरह ही होता है। वे अकाल उत्सव नामक अपने निबंधात्मक व्यंग्य में लिखते हैं
कि बड़ी प्रार्थना होती है। जमाखोरों और मुनाफाखोर साल भर अनुष्ठान कराते हैं। स्मगलर महाकाल को नरमुंड भेंट करता है। इंजीनियर की पत्नी भजन गाती है, प्रभु कष्ट हरो सबका भगवन। इस तरह से पिछले साल अकाल पड़ा था, तब सक्सेना और राठौर को आपने राहत कार्य दिलवाया था। प्रभु इस साल इधर भी अकाल कर दो और इनको राहत कार्य का इंचार्ज बना दो। इस तरह से जो इंजीनियर की पत्नी है वो भगवान से प्रार्थना करती है। तहसीलदारीन, नायबीन, ओवरसीरियन सब प्रार्थना करती है। इस तरह से इन्होंने बोला है। एक अन्य निबंध है परसाई जी की जिसका नाम है चूहा और मैं। चूहा और मैं। तो इस निबंध में वे लिखते हैं कि आखिर एक दिन मुझे समझ में आया कि चूहे को खाना चाहिए। उसने एक घर को अपना घर मान लिया है। वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। वह रात को मेरे सिरहाने आकर यह कहता है, क्यों बे तू आ गया है, भरपेट खा रहा है, मगर मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं इस घर का सदस्य हूँ, मेरा भी हक है, मैं तेरी नींद हराम कर दूँगा। इसी निबंध में हरिशंकर परसाई आगे लिखते हैं, मगर मैं सोचता हूँ आदमी क्या चूहे से भी बदतर हो गया है। चूहा तो अपनी रोटी के हक के लिए मेरे सिर पर चढ़ जाता है, मेरी नींद हराम कर देता है। इस देश का आदमी कब चूहे की तरह आचरण करेगा। तो यह है परसाई जी के गद्य का एक बेमिसाल नमूना। परसाई जी अपने क्रोध और बेचैनी को किस प्रकार अपनी पक्षधरता को छिपाए बिना प्रकट करते हैं, उसका एक प्रत्यक्ष नमूना भारत के करोड़ों दरिद्रजनों के दुखों और पीड़ा को, जिन्हें दुर्भाग्य से आज भी भरपेट भोजन भी नसीब नहीं है, इस विषय को लेकर हिंदी के कितने लेखक और कवि दुखी होते हैं, यह अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। हरिशंकर परसाई के इस निबंध के अंत में एक तल्ख पर बेहद ज़रूरी टिप्पणी करने से वे नहीं चूकते हैं कि इस देश का आम आदमी कब चूहे की तरह आचरण करेगा, कब अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए उठ खड़ा होगा। इस प्रकार से हरिशंकर परसाई ने अपने निबंधों में समाज में प्रचलित विसंगतियों पर जमकर प्रहार किया है। इसके बाद राजनीति से संबंधित इनकी जो व्यंग्य है उसको देख लेते हैं। राजनीति की गहरी समझ हरिशंकर परसाई के पास थी। वे दृष्टि संपन्न तथा राजनैतिक रूप से सजग लेखक थे। सामान्य जनों की पीड़ा और चिंता उन्हें सदैव विचलित करती थी। वे आम आदमी के पक्षधर लेखक थे। उन्होंने अपनी इस पक्षधरता को कभी छिपाने का प्रयत्न भी नहीं किया। उन्होंने ठिठुरता हुआ गणतंत्र नामक निबंध में इसकी सुप्रसिद्ध रचना है जो राजनीति से संबंधित है, और इसमें वे भारतीय राजनीति पर प्रहार करते हुए लिखते हैं कि गणतंत्र दिवस में हर राज्य की झांकी निकलती है जो अपने राज्य का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। सत्यमेव जयते हमारा मोटो है, मगर झांकियाँ झूठ बोलती है। इनमें विकास कार्य, जनजीवन, इतिहास आदि रहते हैं। असल में हर राज्य को उस विशिष्ट बात को यहाँ प्रदर्शित करना चाहिए जिसके कारण पिछले साल वह राज्य मशहूर हुआ। जैसे गुजरात की झांकी में इस साल दंगे का दृश्य होना चाहिए, जलता हुआ घर और आग में झोंके जाते बच्चे। पिछले साल मैंने उम्मीद की थी कि आंध्र की झांकी में हरिजन जलाते हुए दिखाए जाएंगे, मगर ऐसा नहीं दिखा। यह कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य दंगे के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाए, लेकिन झांकी सजाए लघु उद्योगों की। इस तरह से वे बातें करते हैं। तो आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति की जितनी अधिक समझ हरिशंकर जी को है, उतनी संभवतः हिंदी के किसी अन्य लेखक को नहीं। इसलिए उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय राजनीतिज्ञों पर जमकर प्रहार किए। राजनीति पर लिखे गए हरिशंकर परसाई जी के निबंधों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निबंध है भेड़ें और भेड़िए।
यह जो निबंध है यह हमारे तथाकथित प्रजातंत्र पर सुंदर कटाक्ष और इतना तीव्र प्रहार करता है कि हिंदी के किसी अन्य लेखक के गद्य में यह चीज़ नहीं मिलेगा। परसाई जी लिखते हैं कि एक बार वन पशुओं को लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। शीघ्र ही एक समिति बैठी, शीघ्र ही विधान बन गया और शीघ्र ही एक पंचायत के निर्माण की घोषणा हो गई, जिसमें वन के तमाम पशुओं के द्वारा निर्वाचन प्रतिनिधि हो और जो वन प्रदेश के लिए कानून बनाए और शासन करे। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया, और वह आया जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी के चरण धरे हैं उसमें भेड़ें बहुत थी, निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। आगे परसाई जी पुनः लिखते हैं कि भेड़ों ने तो सोचा अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपनी प्रतिनिधियों से कानून बनाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दें। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया, अगर उन्होंने कानून बना दिया तो कोई पशु किसी को न मारे, इस तरह से तो हम खाएंगे क्या। तो इस निबंध के अंत को देखिए। और अब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपने हितों की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। और पंचायत में भेड़िए ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बना दिया कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। तो इस पूरे निबंध में हम देखते हैं कि भेड़ और भेड़िए के रूपक को समझना इतना कठिन नहीं है। यह सर्वविदित है कि भारतीय समाज में भेड़ें कौन हैं और भेड़िए कौन हैं, इसे हर कोई जानता है। परसाई के व्यंग में क्रोध और करुणा दोनों इस कदर घुल मिल जाते हैं कि अंतर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ क्रोध है और कहाँ करुणा। धर्म के संबंध में परसाई जी के लिखे व्यंग्यों को देखते हैं तो हरिशंकर परसाई ने धर्म के नाम पर फैले हुए पाखंड पर जमकर विरोध अपने लेखन के माध्यम से किया है। उनका यह विरोध एक तरह से उन तथाकथित पाखंडियों के प्रति है जो लोगों को धर्म के नाम पर ठग रहे हैं। परसाई का प्रसिद्ध निबंध है भारत को चाहिए जादूगर और साधु। इस निबंध में परसाई जी लिखते हैं, जैसे जादूगरों की बाढ़ आई है वैसे ही साधुओं की बाढ़ आई है। इन दोनों में संबंध ज़रूर है। साधु कहता है शरीर मिथ्या है, आत्मा को जगाओ, उसे विश्वात्मा से मिलाओ, अपने को भूलो, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो, तुम सत चित आनंद हो। इस तरह से आगे परसाई जी लिखते हैं, हमें इससे क्या मतलब कि तर्क की धारा सूखे मरुस्थल की रेत में न छिपे। रविंद्रनाथ ठाकुर तो वह तो छिप गई, इसलिए जन गण मन अधिनायक, बस हमें जादूगर और पेशेवर साधु चाहिए, तभी तुम्हारा सपना सच होगा कि हे परमपिता उस स्वर्ग में मेरा यह देश जागृत हो। भारतीय जनमानस को किस तरह साधु और जादूगर ठग रहे हैं, इसकी गहरी समझ हरिशंकर परसाई को थी। धर्म के नाम पर लोगों को किस तरह से उल्लू बनाया जा रहा है, यह हरिशंकर परसाई जी बखूबी जानते थे। किस तरह धर्म समाज में यथास्थिति बनाए रखने में, समाज को कूपमंडूक बनाए रखने में पूंजीवादी व्यवस्था का सहयोगी होता है, यह बात परसाई जैसे दृष्टि संपन्न लेखक से बेहतर भला कौन समझ सकता था। इसी तरह
टार्च बेचने वाले नामक निबंध में हरिशंकर परसाई का एक प्रसिद्ध निबंध है और इस निबंध में परसाई ने धर्म के नाम पर धंधा करने वाले मठाधीशों पर जमकर प्रहार किया है, जो 2023 की आज की वर्तमान स्थिति में भी सही ठहरता है। परसाई इस निबंध में लिखते हैं कि एक शाम जब मैं शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि घास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं, मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं, मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं, वे खूब पुष्ट हैं, संवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश है। इसके पश्चात परसाई उस संत से पूछते हैं, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। तो मैंने कहा, साले फिलॉसफी मत बघार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। उसने पूछा, तुम तो इन सालों में क्या करते रहे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टार्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टार्च का व्यापारी है? तो इस तरह से यह जो निबंध है, इस निबंध के अंत में उसका मित्र स्वीकार ही कर लेता है कि वह भी एक टार्च ही बेचता है, जो बहुत सूक्ष्म है और जिसकी बहुत कीमत उसे मिल जाती है। तो भारत में इस तरह के सूक्ष्म टार्च बेचने वालों की कमी न परसाई के ज़माने में थी, न ही अब है। अब तो टीवी के अनेक चैनलों में भी इन टार्च बेचने वालों का कब्जा जमा रखा है, जो तथाकथित भौतिकता का डर दिखाकर धर्म का टॉर्च बेचने लगे हैं, जिनका साम्राज्य करोड़ों और अरबों में फैला हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं साहित्य और संस्कृति के प्रति इनका नज़रिया। तो साहित्य और संस्कृति पर केंद्रित अपने व्यंग्य निबंधों में हरिशंकर परसाई ने गंभीर सवाल उठाए हैं। क्षणवाद का चक्कर, यह जो निबंध है वह परसाई का एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें उन्होंने छायावादी कवियों और छायावादी कविताओं की प्रवृत्तियों की जमकर खबर ली है। वे छायावाद के विरोध किए हैं और वे कहते हैं, एक छायावादी कवि के साथ 3-4 महीने रहने का अपराध मैंने किया था। जब घटा उमड़ती तो वे वहीं ढेर होकर बैठ जाते और आत्मविभोर हो पूछते, भाई क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बादलों में से वह कौन सा आभामय झांकता है? मैं कहता, कोई नहीं है, बिजली चमक रही है। और वे कहते, नहीं, बिजली में कौन हंसता है, तारों में कौन झिलमिलाता है? तो मैं उत्तर नहीं दे पाता, तो मेरी संवेदनहीनता पर तरस खाकर कहते, तुम्हारी आंखें केवल स्थूल देख पाती है, मेरी स्थूल के भीतर सूक्ष्म सत्ता को खोजती है। परसाई ने शर्म संस्कृति नाम से भी एक निबंध लिखा और इस निबंध में उन्होंने एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है। वे लिखते हैं कि रविंद्रनाथ ने कहा कि भारत महामानव सागर है, जिसके तीर पर अनेक जातियां बसती है, मगर संघ कहता है भारत एक कुआं है जिसमें मेंढक और सांप रहते हैं। तो रविंद्रनाथ की बात गलत है, यह संघ वार्ता सही है। तो संघ अर्थात जो संघ किसके बारे में बोला जा रहा है आप समझ सकते हो। हरिशंकर परसाई ने उस साहित्य के समाज के लिए बेहतर नहीं मानते थे जो केवल कल्पना लोक में ही विचरण करता हो, जिसमें मनुष्य और समाज की कोई चिंता न हो, इसलिए वे छायावादी प्रवृत्ति पर व्यंग्य करते हैं। परसाई का एक निबंध है कथा की आधुनिका, और इस निबंध में परसाई आधुनिक कथा लिखने वाले तथाकथित लेखकों की जमकर खबर लेते हैं, जो न तो स्वयं आधुनिक है और न ही उनकी कथा आधुनिक है। परसाई जी लिखते हैं कि तुम्हारे इन आधुनिक लेखकों ने शरत चंद्र की सावित्री को भोजनालय की नौकरी से इस्तीफा दिलवाकर उसे किसी दफ्तर में स्टेनो या हवाई जहाज़ में परिचारिका बना दिया है।
वे समझते हैं यह आधुनिक स्त्री हो गई। इससे ज़्यादा होशियार बांग्ला का नया लेखक शंकर है। उसने सावित्री को उसी जगह स्थिर कर दी है। उसे मामूली भोजनालय से निकाल कर चौरंगी के आलीशान होटल शाहजहाँ में कुमारी गुहा के नाम से रखवा दिया है और बाद में आत्महत्या भी करवा दी। तो परसाई को इस बात की गहरी आपत्ति है कि आधुनिक लेखकों ने भी स्त्री को उसी पारंपरिक ढांचे में ही प्रस्तुत करने में अपनी शान समझते हैं जिस ढांचे में कभी शरद चंद्र ने गढ़ा था। दयनीय, करुण, त्यागमयी स्त्री का ढांचा, संघर्ष करने वाली, स्वप्न देखने वाली स्त्री, और ये जो तथाकथित आधुनिक कहानियों में जो अनुपस्थित है, इस सवाल को परसाई ने अपने इस निबंध के माध्यम से उठाने का प्रयत्न किया है। बाद में उन्होंने स्वयं इसका उत्तर देने के लिए संभवतः तट की खोज जैसी एक लघु उपन्यास की रचना भी की, जो आधुनिक स्त्री की बनी बनाई छवि को तोड़ता है और एक संघर्षरत स्त्री के संघर्ष और जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा को प्रकट करता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष रूप में हम परसाई जी के बारे में कह सकते हैं कि परसाई स्वतंत्रता के पश्चात भारत को अपने व्यंग्य लेखन का आधार बनाते हैं और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विडंबनाओं पर जमकर प्रहार करते हैं। हरिशंकर परसाई का लेखन भारतीय चित्त को झकझोर देने वाला अपनी तरह का अलग लेखन है। उन्होंने सदाचार की तावीज़ की भूमिका में स्वयं लिखा है कि मैं सुधार के लिए, बदलने के लिए लिखता हूँ, यानी कोशिश करता हूँ कि चेतना में हलचल हो जाए, कोई विसंगति नज़र के सामने आ जाए। इसलिए हरिशंकर परसाई ने अपने लेखन में कभी भी यथास्थितिवाद का समर्थन नहीं किया। वे समाज को बदलने के पक्षधर लेखक थे। तिरछी रेखाएं की भूमिका में हरिशंकर परसाई ने लिखा है कि सच्चा व्यंग्य जीवन की समीक्षा है। कभी मैथ्यू आर्नाल्ड ने भी कविता के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा था कि सच्ची कविता जीवन की आलोचना है। उनके लिए व्यंग्य लेखन एक गंभीर सृजन कर्म था और अपने समय और समाज में धंसकर एकाकार होकर उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उससे हमें अपने समय और समाज को देखने और समझने में मदद मिलती है। उनका संपूर्ण लेखन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। आज़ादी के पश्चात के भारत को समझने के लिए हरिशंकर परसाई जी के संपूर्ण लेखन से बढ़कर और कोई दूसरा माध्यम नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस तरह से आपने परसाई जी की भूमिका गद्य में, निबंध में परसाई जी की भूमिका को देखा और व्यंग्य के जो है वह एक आविष्कारक माने जा सकते हैं, आधुनिक व्यंग्य के आविष्कारक माने जा सकते हैं, जिन्होंने पुरानी व्यंग्य की परंपराओं को तोड़कर समाज को, राष्ट्र को, राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, है ना, स्त्री के परिप्रेक्ष्य में, इन सभी चीज़ों में उन्होंने अपने लेखन में लाए व्यंग्य के रूप में और समाज को आईना दिखाने का काम किया और लोगों को यह विवश किया कि वह अपने हक के बारे में सोचे समझे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।